छोटा भाई रोगे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका बड़ा भाई नेशनल वॉर हीरो कॉलेज का सेकंड क्लास रैंक होल्डर है और अब रोगे का बचना नामुमकिन है। इसी दौरान बड़ा भाई एक ताकतवर नीले रंग की सपरेट के साथ आगे बढ़ता है और रोगे को ताना देता है कि उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। रोगे जमीन पर खून में लथपथ पड़ा है। उसका जिस्म हरकत करने से कासिर है और उसे सांस लेने में भी शदीद तकलीफ हो रही है। बड़े भाई की दहशत देखकर रोगे के जहन में ख्याल आता है कि क्या वाकई एक सच्चे वॉर हीरो की ताकत इतनी जबरदस्त होती है। शदीद दर्द के बावजूद रोगे के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। वो बेबसी से जमीन को मुट्ठी में जकड़ता है और सोचता है कि अगर उस शख्स ने उसका रास्ता ना रोका होता तो वो भी वॉर हीरो कॉलेज जाकर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता था। उस सूरत हाल के आखिर में छोटा भाई अपने बड़े भाई को सीधा हुक्म देता है कि वो रोगे को जान से मार दे, जबकि रोगे जमीन पर गिरा बेबसी और गुस्से से उनकी तरफ देख रहा है। छोटा भाई पागलों की तरह हंसते हुए अपने बड़े भाई को अकसाता है कि रोगे को फौरन मार डाले। वो कहता है कि रोगे को तो वैसे भी मर जाना चाहिए था और उसकी या उसकी माँ की परवाह करने वाला कोई नहीं है। वो मजीद कहता है कि अगर रोगे को यहाँ मार दिया जाए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, बल्कि सब उसके बड़े भाई को एक हीरो मानेंगे। बड़ा भाई कुछ देर खामोशी से उसकी बातें सुनता है और फिर मुस्कुरा कर कहता है कि ये भी ठीक है। रोगे जमीन पर बेबसी से अपनी आंखें खोले हुए मौत को अपने करीब देख रहा है। इसी दौरान बड़ा भाई उसकी तरफ कदम बढ़ाता है ताकि आखिरी वार कर सके। बड़ा भाई रोगे के सामने खड़े होकर कहता है कि वो उसे कसूरवार ना ठहराए, बल्कि अगर इल्जाम देना ही है तो अपने गद्दार बाप को दे। वो अपनी चमकती हुई ताकतवर एनर्जी को हाथ में जमा करता है और कहता है कि रोगे के लिए ये एक आसान मौत होगी कि वो उसके हाथों मारा जा रहा है। छोटा भाई रोगे को मरता हुआ देखने के लिए बेताब है, जबकि बड़ा भाई अपने हाथ में एनर्जी ब्लास्ट जमा करके रोगे पर एक जोरदार और हतमी वार कर देता है। धमाके के बाद छोटा भाई बड़े भाई की बेपनाह ताकत की तारीफ करता है और बड़ा भाई घमंड से हंसते हुए कहता है कि उसे डर है कि रोगे अब गोश्त का लूथड़ा बन चुका होगा। जब वहां से धूल और धुआं साफ होता है तो बड़े भाई को किसी गड़बड़ का एहसास होता है और वो चौंक कर जमीन की तरफ देखता है। वहां ग्राउंड पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ है, लेकिन रोगे की लाश गायब है। बड़ा भाई गुस्से और हैरत से चलाता है कि लाश कहाँ गई, क्योंकि ये नामुमकिन है कि वहां कुछ भी ना बचा हो, और वो अपने छोटे भाई को भी इसे ढूंढने का हुक्म देता है। इसी दौरान छोटा भाई खौफजदा होकर आसमान की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर बड़ा भाई भी हैरत और सदमे से चीख उठता है। बड़ा भाई हैरानी से ऊपर देखता है, जहां आसमान से एक चमकता हुआ गुलाबी पत्थर नीचे गिरता है और सीधा उसके हाथ पर आकर रुक जाता है। अगले ही पल आसमान से ऐसे लातादाद गुलाबी परों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों भाई शदीद उलझन और हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इसी दौरान फजा में एक गूंजती हुई आवाज वॉर हीरो रेगुलेशंस के आर्टिकल 1 का हवाला देती है, जिसके मुताबिक वॉर हीरोज को आम लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों भाई खौफ और सदमे से ऊपर देखते हैं, जहां आसमान में एक शानदार चमकते हुए गुलाबी परों वाला फरिश्ता नुमा कवि हैकल वजूद नमूदार होता है। ये पुरस्कार शख्स रोगे को अपनी गोद में उठाए हुआ में तीर रहा है, जबकि शदीद जख्मी रोगे नीम खुली आंखों से इस निजात देहिंदा को देखकर सोचता है कि ये शख्स बड़ा भाई सदमे और खौफ से इस नए आने वाले शख्स को देखता है और उसे एहसास होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बड़ा भाई कांपते हुए चीखता है, 100 बर्ड्स फीनिक्स। वो इस पुरस्कार और ताकतवर वजूद को फीनिक्स कहकर पुकारता है, जो रोगे को गोद में लिए पुरसुकून खड़ा है। वो मजीद हैरानी से सोचता है कि फीनिक्स ऑफ एसेसिनेशन यहाँ कैसे हो सकता है, और वो शदीद उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ये रोगे कौन है जिसकी हिफाजत के लिए इतनी बड़ी हस्ती खुद आई है। फीनिक्स अपनी सुर्ख आंखों से बड़े भाई की तरफ देखता है, जिससे फिजा में शदीद तनाव पैदा हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर घमंडी बड़ा भाई अब बुरी तरह डर जाता है और हाथ उठाकर माफिया मांगते हुए झूठ बोलता है कि बराहे करम गलत फहमी ना पैदा करें, मैं तो बस रोगे को एक मामूली सा सबक सिखा रहा था। फीनिक्स उसकी झूठी सफाई को यकसर मुस्तरद कर देता है और सख्त लहजे में कहता है कि एक वॉर हीरो होने के नाते उसने ना सिर्फ गैर वॉर हीरोज को हरासान किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की बाकायदा कोशिश भी की। मंजर के आखिर में फीनिक्स गुस्से और जलाल से अपनी सुर्ख आंखें चमकाते हुए आखिरी फैसला सुनाता है, नेशनल वॉर हीरोज के नाम पर मैं तुम्हारी वॉर हीरो की पहचान को मनसूख करता हूँ
और तुम्हारी वॉर हीरो की ताकत को हमेशा के लिए कुचलता हूँ। बड़ा भाई फीनिक्स का आखिरी फैसला सुनकर सदमे से मुंजमद हो जाता है और खौफ के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो इतने शदीद दबाव में है कि उसका गला खुश्क हो रहा है और वो खौफजदा होकर अपने मुंह में थूक निगलता है। उसकी आंखें हैरत और दहशत से फैल जाती हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही लम्हे आसमान पर फीनिक्स के पीछे एक अजीमुल शान और इंतहाई ताकतवर नूरानी हस्ती नमूदार होती है, जिसे देखकर बड़ा भाई सदमे से चलाता है। फीनिक्स इज वॉर गॉड। वॉर गॉड के गैज़ और गज़ब से फजा चमक उठती है और एक जोरदार रोशनी का धमाका होता है। उस धमाके के बाद आसमान से आग या रोशनी के शोलों की मौसलाधार बारिश शुरू हो जाती है जो सीधी बड़े भाई पर गिरती है। मंजर यकसर तब्दील होता है और एक मेंढक रात के पुरसुकून माहौल में घास पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे जाहिर होता है कि वो हंगामा खेज लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। रोगे अब एक पुरसुकून जंगल के पुरशौर माहौल में घास पर लेटा हुआ है और फेनिक्स उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा है। रोगे अब भी बेहोश है और उसका चेहरा पुरसुकून हालत में नजर आ रहा है। आखिर में रोगे की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होती हैं और वो होश में आने लगता है। रोगे को आहिस्ता आहिस्ता होश आता है और वो फेनिक्स को अपने पास बैठा हुआ पाता है। फेनिक्स के कंधे पर उसका छोटा गुलाबी परिंदा भी मौजूद है। फेनिक्स मुस्कुराकर रोगे का इस्तकबाल करता है और कहता है, तुम होश में आ गए हो। ये देखकर रोगे फौरन घुटनों के बल बैठ जाता है और जज्बाती होकर फेनिक्स का शुक्रिया अदा करता है। रोगे कहता है कि वो उस एहसान का बदला अपनी जान देकर भी चुकाएगा और अगर फेनिक्स को कभी उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वही रोगे फेनिक्स के लिए अपनी अकीदत का इजहार करते हुए जोश से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद फेनिक्स से मिलेगा, क्योंकि उसके कमरे में फेनिक्स के ही पोस्टर्स लगे हुए हैं। फेनिक्स उससे पूछता है कि 2 घंटे तक कोमा बेहोशी में रहने के बाद क्या अब उसका जिस्म और एनर्जी बेहतर हालत में है। फेनिक्स अपने कंधे पर बैठे चड़चड़े छोटे परिंदे को उंगली से प्यार करते हुए उसे पुरसुकून करता है। फेनिक्स रोगे को बताता है कि उन दोनों भाइयों को उनके किए की सजा मिल चुकी है और बड़ा भाई शायद ईस्ट वॉर हीरो कॉलेज से था। आखिर में फेनिक्स रोगे को तसल्ली देता है कि उसने रोगे की मां को एक एनर्जी शील्ड हिफाजती ढाल के जरिए महफूज कर दिया है और वो अब सुकून से सो रही हैं। फेनिक्स घुटनों के बल बैठे रोगे को तसल्ली देते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। फेनिक्स मुस्कुराकर रोगे को बताता है कि काश वो रोगे को दिखा सकता कि वो दोनों मगरूर भाई सजा मिलने के बाद किस तरह रस्सियों से बंधे बेबसी से रो रहे थे। रोगे खड़े होकर गुस्से से कहता है कि वो भी उस जाहिल और बदतमीज टोले को बिल्कुल नहीं समझता। वो सब वाकई इंतहाई बोरिंग और बेकार थे। फेनिक्स रोगे की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरा सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी अपने बाप से नफरत करते हो? ये सुनते ही रोगे की आंखें गुस्से से सिकुड़ जाती हैं और वो तीखे तेवरों के साथ कहता है कि उस शख्स का यहाँ जिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंतहाई नफरत और मजबूत इरादे के साथ कहता है कि वो खुद उस मामले को देख लेगा, क्योंकि वो शख्स उस लायक ही नहीं है कि वो या उसकी माँ हमेशा उसके बारे में सोचते रहें। फेनिक्स रोगे की बात सुनकर नरमी से जवाब देता है कि उसका मानना है कि रोगे के वालिद की यकीनन कोई मजबूरियाँ रही होंगी, क्योंकि वो दोनों माजी में एक साथ जंग लड़ चुके हैं और वो उन्हें अच्छी तरह जानता है। फेनिक्स मजीद कहता है कि उस वक्त के हालात अब भी एक मुअम्मा है और वो खुद भी रोगे के वालिद के बारे में सराग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रोगे फेनिक्स की तरफ देखता है और दिल में सोचता है कि उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके वालिद ने वाकई अपने मुल्क के साथ गद्दारी ही क्यों ना की हो। फिनिक्स रोगे के इस जवाब पर खामोश हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। यहाँ से रोगे के माजी का फ्लैशबैक शुरू होता है। रोगे याद करता है कि जब उसके वालिद उन्हें छोड़ कर गए थे तो वो इतना समझदार नहीं था और आसपास के लोग उसे और उसकी माँ को मुस्तकिल हरासां करते बुली थे। वो बताता है कि उस वक्त वो ये सब नहीं समझ पाता था और सिर्फ उदास रहता था, जबकि लोग उन पर पत्थर और कोड़ा फेंकते थे और उसकी माँ उसे गोद में छुपाकर बचाती थी। रोगे याद करता है कि उस कड़े वक्त में भी जब वो अपनी माँ को देखता तो उनके चेहरे पर किसी के लिए नफरत नहीं बल्कि सिर्फ वही ममता और नरमी होती थी जो आज भी है। वो कहता है कि जैसे वो आज अपनी माँ की मुस्कुराहट को देखता है वैसे ही वो बचपन में भी उन्हें देखा करता था, लेकिन वो उनके तासुरात को ना पहले समझ पाया था और ना ही अब तक समझ सका है। माजी की यादों को जारी रखते हुए रोगे बताता है कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोगों ने उसे सिर्फ बातें सुनाने के बजाय बाकायदा मारना पीटना शुरू कर दिया।
वो अकेला इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए अगर वो वहां से भाग ना पाता तो बस सर झुकाकर उनके जुल्म को सहता रहता था। रोगे बताता है कि बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उसे मालूम हुआ कि उसके जिस्म के अंदर एक छुपी हुई ताकत मौजूद है जिसे वॉर गॉड पावर कहा जाता है, जिसके बाद वो सब मिलकर भी उसे हरा नहीं सके और उसने उन सब को वहां से भगा दिया। इस तरह रोगे हमेशा बिल्कुल अकेला रहा और तन्हाई में ही बड़ा हुआ। वो अकेले ही खेलता था और अकेले ही बिल्कुल खामोश रहता था, जबकि उसका पूरा मकसद अपनी माँ को लोगों के जुल्म से बचाना और उन्हें उस शख्स अपने वालिद की यादों से दूर रखना था। रोगे फीनिक्स से साफ कहता है कि उसे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसका बाप गद्दार है या नहीं, बल्कि वो उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो एक बाप कहलाने के लायक ही नहीं था। फीनिक्स अपना हाथ अपने दिल पर रखता है और निहायत संजीदगी से रोगे को कहता है, मेरा यकीन करो, तुम्हारे वालिद तुम्हें किसी भी दूसरे इंसान से बढ़कर प्यार करते हैं। फीनिक्स रोगे की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं आता तो वो खुद उस सच्चाई की तस्दीक कर सकता है। आखिरी मंजर में दोनों चांद की रोशनी में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जहां फीनिक्स की उस बात ने रोगे को हैरत और गहरी सोच में डाल दिया है कि उसके माजी का सच आखिर क्या है। रोगे उलझन में पड़कर फेनिक्स से पूछता है कि मैं खुद तस्दीक करूं, उसका क्या मतलब है। फेनिक्स मुस्कुराकर उससे एक नया सवाल करता है, क्या तुमने सिनसेट कॉलेज, द सनसेट कॉलेज के बारे में सुना है? ये नाम सुनते ही रोगे का चेहरा हैरत से दंग रह जाता है। फिर बताया जाता है कि सिनसेट कॉलेज एक ऐसा खास इदारा है जो किसी भी मुल्क की हुदूद या कानून के मातहत नहीं आता। वहाँ रहने वाले लोग या तो निकाले गए गुनाहगार हैं या फिर वो मिलाशी सीकर्स हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत की तलाश में हैं। इस बदनामी के बावजूद दुनिया के चंद इंतहाई खौफनाक सुपर वॉर हीरोज इसी कॉलेज से फारिग तहसील हुए हैं। मजीद ये कि इस कॉलेज का डीन एक इंतहाई खतरनाक शख्स है जिसे 3 अलग अलग ममालिक की हुकूमतें शिद्दत से तलाश कर रही हैं। ये पुरासरार सिनसेट कॉलेज बिल्कुल 4 ममालिक के संगम जंक्शन पर वाक़ है, जहाँ फीनिक्स अब रोगे को जाने की पेशकश करते हुए पूछता है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? रोगे बिना एक पुल गनवाए इंतहाई जोश और खुशी से चलाता है, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। वो पुरौमीद होकर फीनिक्स से पूछता है कि क्या उसका मतलब ये है कि उसे अब वॉर हीरोज की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिलेगा और क्या उसे यहाँ के हालात से निकलकर दूसरों की तरह कुछ सीखने का रास्ता मिल जाएगा। आखिरी मंजर में रोगे अपने दिल पर हाथ रखकर पूरे अज़्म से कहता है कि वो ये मौका हरगिज नहीं गंवाएगा, क्योंकि वो अब अपनी और अपनी माँ की तकदीर को हमेशा के लिए बदलना चाहता है। फीनिक्स रोगे को बताता है कि उसे कल सुबह ही निकलना होगा, क्योंकि कल सनसेट कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख डेडलाइन है। ये सुनकर रोगे हैरान हो जाता है और परेशानी से कहता है, कल ही? लेकिन मैंने अभी तक अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं की। फीनिक्स उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वो खुद उसकी माँ को सब कुछ समझा देगा, इसलिए रोगे को उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोगे मुतमईन होकर कहता है कि वो आज रात ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेगा और कल सुबह रवाना हो जाएगा। फीनिक्स मुस्कुराकर उसका शुक्रिया कबूल करता है। रोगे की आंखों में एक खास चमक और मजबूत इरादा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी उस पर नजर रखने से इनकार नहीं कर सकता। उसकी नज़रों में मौजूद इस जज्बे को तकदीर से सरकशी और कुछ पाने की शदीद ख्वाहिश का नाम दिया गया है। अगले दिन एक सुनसान पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते पर बनी सड़क दिखाई देती है, जहां दूर से धूल उड़ाती हुई एक सुर्ख रंग की बस आती है। ये बस तेजी से सड़क पर सफर करते हुए एक बस स्टॉप के साइन बोर्ड के पास पहुंचती है। आखिरी मंजर में बस के रुकते ही रोगे का पांव बस के पायदान पर पड़ता है और वो अपने नए सफर का आगाज करने के लिए बस में सवार हो जाता है। बस से उतरने के बाद रोगे सख्त धूप से बचने के लिए अपना हाथ आंखों के आगे करता है। सूरज की तेज रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो सूरज की तपश से माथे पर हाथ रखते हुए परेशानी और हैरत से चारों तरफ देखता है। अपने इर्द गिर्द सिर्फ बंजर पहाड़, रेत और धूल देखकर वो हैरत से सोचता है, क्या यही सिनसेट कॉलेज है? वो धूल उड़ाती हुई वापस जाती बस को देखकर चलाता है। क्या आपको यकीन है कि वो यही है? सनसेट कॉलेज इस लानती और सुनसान जगह पर है। इसके चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन, एक दो सूखे कैक्टस और गर्मी की तपश है। वो पसीने से शराबोर होकर बड़बड़ाता है, क्या इस तरह की जगह पर वाकई कोई कॉलेज हो सकता है? इसी दौरान फीनिक्स का दिया
दिया हुआ छोटा सा सुर्ख परिंदा लिटिल जिगू रोगे के कंधे पर बैठा चहचहाता है, जिसे देखकर रोगे मुस्कुराते हुए कहता है कि लिटिल गुजी, तुम तो काफी पुरजोश लग रहे हो, अब से तुम ही मुझे ज्यादा से ज्यादा हिदायत देना। फिर फ्लैशबैक में फीनिक्स की बात याद आती है, जिसने रोगे के हाथ में उस परिंदे को देते हुए कहा था, ये मेरा छोटा साथी है, उसे अपने साथ रखो ताकि कम से कम तुम्हारे पास कोई एक साथी तो हो। इसका नाम लिटिल जिगू है। रोगे फेनिक्स का दिया हुआ नक्शा मैप खोल कर देखता है और सोचता है कि ये नक्शा बहुत ही गैर मुसद्दका अनरिलायबल लग रहा है, लेकिन उसे उम्मीद है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो नक्शे पर बने रास्ते और कॉलेज के निशान को समझने की कोशिश करता है, मगर फौरन ही उसे एहसास होता है कि सूरज आग बरसा रहा है और वो परेशान होकर कहता है, अगर हमने अभी चलना शुरू ना किया तो हम यहाँ गर्मी से ही मर जाएंगे। 3 घंटे 3 आवर्स लेटर गुजर जाने के बाद मंजर में एक सुनसान सहरा, एक बड़ा सा कैक्टस और गर्म रेत पर रेंगती हुई एक छिपकली दिखाई जाती है, जो जाहिर करती है कि रोगे अभी तक इसी तपते हुए सहरा में ख्वार हो रहा है। तपते हुए सहरा में चलते चलते रोगे को अचानक सामने कुछ नजर आता है और वो चूंक कर कहता है वो क्या है? वो देखता है कि तपती रेत पर किसी के पाँव के निशानात दूर तक जा रहे हैं और रास्ते में खून का एक बड़ा धब्बा है, जहाँ कुछ मुर्दा छिपकलियां पड़ी हैं। रोगे शदीद गर्मी से निढाल होकर हाँप रहा है। रोगे नक्शे पर गुस्सा निकालते हुए चलाता है, मैं नक्शे के मुताबिक ही चल रहा हूँ, तो फिर सामने कुछ क्यों नहीं है? ये तो मेरा मजाक उड़ाने वाली बात है। वो प्यास और गर्मी की शिद्दत से निढाल होकर गिरने वाला हो जाता है। वो प्यास से अपनी जुबान बाहर निकाले हाँपता है और उसे शदीद तपश की वजह से दूर एक पुरानी इमारत नजर आती है। वो सोचता है, एक इमारत? क्या यही सनसेट कॉलेज है? लेकिन फिर वो गौर से देखकर कहता है, नहीं, ये तो बहुत छोटी है। क्या ये गर्मी की वजह से नजर आने वाला कोई शराब तो नहीं? रोगे फैसला करता है कि शराब हो या हकीकत, वो वहां जाकर देखेगा और वो अपनी तमाम तर बच्ची कच्ची ताकत जमा करके उस इमारत की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। आधे घंटे बाद जब रोगे उस खस्ता हाल और पुरानी लकड़ी की इमारत के पास पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। इमारत के बाहर धूप में एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए, गले में मोतियों का हार पहने, बहुत आराम से कुर्सी पर बैठी कुछ बन रही है। रोगे उस सुनसान रेगिस्तान में बूढ़ी दादी को स्वेटर बनते देखकर हैरान होता है और झिझकते हुए पूछता है, दादी, यहाँ सहरा है, क्या आप अभी भी स्वेटर बन रही हैं? फिर वो अपना सर खजाते हुए असल बात पर आता है और पूछता है, क्या आपको मालूम है कि सनसेट कॉलेज कहाँ है? मैं वहाँ एडमिशन लेने जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत कुछ देर खामोशी से अपने चश्मे के ऊपर से रोगे को घूरती है, जिससे रोगे थोड़ा सा घबरा जाता है। वो संजीदगी से रोगे से सवाल करती है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या कुछ सीखने के लिए? रोगे पूरे अज़्म और जोश से मुट्ठी भींचकर जवाब देता है, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे मेरे काबिले एहतराम उस्ताद फेनिक्स ने रेकमेंड किया है। मैं बहुत अरसे से ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे बाहर की दुनिया देखने का रास्ता दे। वो मज़ीद कहता है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, नई जगहें देखना चाहता है और मुस्तकबिल में उन लोगों से मिलना चाहता है जिनसे मिलना उसकी तकदीर में लिखा है। दादी खामोशी से उसका स्वेटर बनते हुए उसकी बातें सुनती रहती हैं। रोगे का जोश देखने के बाद दादी अपनी बनाई जारी रखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहती हैं, तो फिर बस अंदर चले जाओ, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। दादी का इशारा इसी खस्ता हाल झोंपड़ी की तरफ देखकर रोगे का मुंह खिला का खिला रह जाता है और वो पसीने से शराबूर होकर हैरत से कहता है, अंदर? दादी, क्या आप मजाक कर रही हैं? रोगे दादी की बात पर हैरान होकर कहता है कि क्या ये छोटी सी खस्ता हाल झोंपड़ी ही उनकी रिहाइश गाह है, और वो इल्तिजा करता है कि अगर वो सनसेट कॉलेज का पता जानती हैं तो बता दें। दादी दोबारा वही जवाब दोहराती हैं कि बस एक बार खुद अंदर जाकर देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। रोगे उलझन में कुछ देर खामोश रहता है और फिर दादी को मजीद तंग ना करने का फैसला करते हुए कहता है, तो फिर जहमत के लिए माजरत। दादी पुरसुकून अंदाज में उसे जाते हुए देखती हैं। वो जैसे ही झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखता है तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाता है। वो कमरे के खालीपन को देखकर हैरत से सोचता है, खाली घर? इसी लम्हे दादी की आवाज़ गूंजती है, जिसके चश्मे से एक पुरअसरार तेज रोशनी चमक रही होती है। वो कहती हैं, जिस जवाब की तस्दीक खुद की जाए वही सबसे ज्यादा काबिले भरोसा होता है। क्या तुम समझे रोगे?
अपना नाम सुनकर रोगे चूक जाता है और खौफजदा होकर पीछे मुड़ता है। वो हैरत से पूछता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा नाम रो? लेकिन जैसे ही वो पीछे हटता है, उसका पाँव किसी गैबी कुव्वत या जाल से टकराता है और वो शदीद उलझन और हैरत के झटके के साथ वहीं मुंजमद हो जाता है। झूंपड़ी के अंदर कदम रखते ही जैसे ही रोगे का पाँव फिसलता है, वो एक गहरे और अंधेरे कुएं या गड्ढे में गिरने लगता है। उसके गिरने से जोरदार धमाकों की आवाज़ें पैदा होती हैं। वो तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ता है और खौफ के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है, जबकि उसके कंधे पर बैठा परिंदा भी इस अचानक इफ्ताद से परेशान नजर आता है। नीचे गिरते हुए रोगे शदीद खौफ से चीखना शुरू कर देता है और उसके मुंह से मुसलसल जोरदार चीखें निकलती हैं। बाहर सहरा में बैठी बूढ़ी दादी बहुत सुकून से अपना स्वेटर बनने में मसरूफ हैं, जबकि झोंपड़ी के अंदर से रोगे की आसमान को छूती हुई चीखें साफ सुनाई दे रही हैं। फिर मंजर तब्दील होता है और गिरते गिरते रोगे को नीचे एक तेज रोशनी नजर आती है। वो पहले खुश होकर सोचता है कि रोशनी नजर आ गई है और वो बच गया है, लेकिन अगले ही पुल उसे एहसास होता है कि वो इतनी बुलंदी से गिरकर सीधा मर जाएगा। वो औंधे मुंह एक बहुत बड़े गुंबद नुमा हॉल या खुली जगह की तरफ गिरता है, जहां उसका हैंडबैग भी उसके साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है।